बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to Dream Achievers by Muhammad Adnan. Today we are going to discuss another important, debatable, current topic which is debating in every forum currently in Pakistan, which is electoral reforms in Pakistan. अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ही आपको इलेक्शंस की, या जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस का फ्री एंड फेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं है, और अगर किसी एक सिंगुलर पर्सन भी इलेक्शंस के अंदर अगर उनको उनका कंप्लीट राइट नहीं दिया गया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, या उनको वोट देने का जो राइट नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि आपका इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। अगर हम डेमोक्रेसी के रूल्स, डेमोक्रेसी के प्रोटोकॉल्स को मद्देनज़र रखें तो उसके मुताबिक यही बनता है कि पाकिस्तान, मतलब कोई भी स्टेट है, अगर हम पाकिस्तान के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की स्टेट है। अगर हम किसी भी स्टेट की बात कर रहे हैं और अगर उस स्टेट के अंदर किसी भी एक सिंगुलर पर्सन को भी वोट देने का राइट नहीं मिल रहा, या अगर एक सिंगुलर पर्सन को भी न्यूट्रल वोटिंग का राइट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि उस स्टेट का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता। ये मैं आपको डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी के अंदर रहकर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके मुताबिक ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। अगर हम पाकिस्तान के इलेक्शंस की हिस्ट्री देख लें फ्रॉम 1965 टू 2018 एंड currently 8 for elections of in 8 फरवरी at 8 फरवरी in 8 फरवरी 2024, जो हमारे करंटली नेक्स्ट मंथ में आफ्टर आप देखें तो मैक्सिमम आज 32 डेज जो है उसके हमारे रह गए हैं इलेक्शंस के अंदर। तो अगर हम इन सारे इलेक्शंस को देखें तो सिर्फ हमारा जो 1970 का इलेक्शन है वो, अगर वो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन है 1970 का, जब 1 यूनिट जो है वो अबॉलिश हुआ था, 1 यूनिट 1955 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसकी बेस के ऊपर 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ था ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो 1970 के अंदर जब दोबारा अगेन वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो प्रोविंसेस थे, जो फेडरल यूनिट्स थे, उनको दोबारा लेकर आया गया, पंजाब, सिंध, सरहद एंड बलोचिस्तान, एनडब्ल्यूएफपी सरहद को कहा, सरहद या एनडब्ल्यूएफपी कहा जाता था उसको उस टाइम। तो ये सारे दोबारा जब उनको फेडरल के जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनको रीइंस्टॉल किया गया 1970 के बाद, 16 दिसंबर 1971 को जब फॉल ऑफ ढाका हुआ तो 1970 में जनरल इलेक्शन हुए थे। उन जनरल इलेक्शंस को फ्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री का फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहा जाता है। अब हमें ये डिस्कस करना है कि उसके बाद आज तक के जितने भी इलेक्शंस हुए हैं टिल 2018, तो जितने भी इलेक्शंस हुए हैं सब इलेक्शंस के अंदर कहीं ना कहीं रिगिंग की एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जो ट्रांसपेरेंसी है उनके ऊपर सवाल उठाए जाते रहे हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। 2013 का इलेक्शन देख लें तो इमरान खान साहब का टाइम अपोजिशन पार्टी में थे, तो उन्होंने धरना भी दिया, 4 हल्के खोलने वाले मसाइल भी चलते रहे। उसके बाद 2018 का देखें तो 2018 के अंदर भी रिगिंग का चलता रहा, डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज ने कहते रह गए। तो ये सारे इलेक्टोरल प्रोसेस को आज हम डिस्कस करेंगे कि ये सारा बेसिकली इलेक्टोरल प्रोसेस कहता क्या है, हमारे कहाँ फ्लॉज हैं इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर कि जो हमें फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के अंदर सीधा ही नहीं होने दे पा रहे। तो हम अगर इसके इंट्रोडक्शंस के अंदर जाएं तो
2017 में ERA इलेक्शन रिफॉर्म एक्ट लाया गया 2017 के अंदर, और उसके अंदर पहले भी इलेक्शन रिफॉर्म्स लाई गई, बट इस इलेक्शन रिफॉर्म्स में एक लैंडमार्क अचीवमेंट ये थी कि जो भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको इलेक्शंस का राइट, मतलब वोटिंग राइट देने का तरीकाकार देखा जाने लगा। और वो दो तरीके थे, दो मेथड्स थे जिनसे ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो वोटिंग कर सकते थे। एक था आई वोटिंग एंड सेकंड वाज ईवीएम। ईवीएम मीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड आई वोटिंग मीन इंटरनेट वोटिंग। तो जो ओवरसीज पाकिस्तानीज थे उनके लिए इंटरनेट वोटिंग की गई, और जो पाकिस्तान के लोकल रेजिडेंट थे, जो पाकिस्तान के स्टेट होल्डर और करंटली रेजिडेंट हैं, उनके लिए ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इंट्रोड्यूस करवाने का सोचा गया। उसके बाद 2020 के अंदर जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत तवज्जो दी। ईवीएम का इवन एक्स पायलट स्टडी भी की गई, बट ईवीएम के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिक किया गया फ्रॉम अपोजिशन पार्टीज, फ्रॉम पीएमएलएन एंड पीपीपी एज वेल। क्यों? अब इसकी डिस्कशन जो है वो हम बाद में करेंगे जब हम ईवीएम के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस का कंप्लीटली अथॉरिटी इलेक्शंस की वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ईसीपी के पास है। ईसीपी ने ही इलेक्शंस की जितनी भी ड्यूटीज हैं, इलेक्शंस की जितने भी राइट्स हैं, और जितने भी इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेने वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जांच पड़ताल, ये सारी ईसीपी के जिम्मे है। और उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ईसीपी के पास ही है। बट यहाँ पे मैं ईसीपी को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी चीज़ों को डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जेनेरिक मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इस चीज़ की। ईसीपी के पास कंप्लीटली राइट्स तो हैं, बट ईसीपी के पास मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं है। अब उसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जितने भी इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेने के लिए कैंडिडेट्स होते हैं, उन कैंडिडेट्स की जो कागजात की, जिसे आर्टिकल 62 जो है, जिसे हम कहते हैं कि ये आपने 2018 से पहले भी सुना होगा। उसके बाद पीटीआई के टाइम टू 2018 के बाद भी आपने ये सुना होगा आर्टिकल 62 एंड आर्टिकल 63, जिसके मुताबिक जनाब सच्चा होना जो है वो ज़रूरी है। और अगर किसी का कोई झूठ इलेक्शन, मतलब जो इलेक्शन कमीशन को बिफोर हिस्सा लेने से पहले जो कागजात जमा करवाए गए हैं, अगर वो कहीं ना कहीं झूठे साबित होते हैं तो आप सच्चे और मासूम नहीं होंगे, और उस बात के ऊपर आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। जिसमें जब भी इलेक्शन कमीशन को कोई भी कैंडिडेट अपने कागज़ देता है तो वो अपने सारे एसिड्स बताता है, ओवरऑल अपनी पूरी लाइफ को खोल के बताता है। तो उन एसिड्स को, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक कैंडिडेट जाता है तो वो जितने भी एसिड्स बताता है, उन एसिड्स की जांच पड़ताल के लिए, उन एसिड्स को देखने के लिए कि आया कि वो जो एसिड्स बताए गए हैं वो सही है या नहीं है, और कितने एसिड्स हैं, ऐसी कोई फोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है जिसकी बेस के ऊपर वो ये उन कागजात की जांच पड़ताल कर सके। इस तरह के और भी ईसीपी के पास बहुत फ्लॉज हैं। लाइक ईसीपी ने अगर कोई इलेक्शन कंडक्ट करवाना है तो वो बजट के लिए उसकी नज़र जो है वो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर होती है। अगर फेडरल गवर्नमेंट उन्हें बजट अलाउ नहीं करता तो ईसीपी इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा सकता। इसकी छोटी सी एग्जांपल हम प्रीवियसली भी लेते रहे हैं, अब से 1-2 साल पहले की बात है, जब पीटीआई की गवर्नमेंट अप्रैल 2022 में ख़त्म हुई तो उसके बाद उन्होंने इलेक्शंस की दरख्वास्त करते रहे, इलेक्शंस की मुहिम चलती रही, उनकी एक्टिविटीज़ रहीं। तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बार बार 2 वजूहात बताई। एक हल्का सिस्टम था और दूसरा उन्होंने कहा था कि हमारे पास बजट नहीं है और फेडरल गवर्नमेंट बजट नहीं दे रही। फेडरल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, तो उन्होंने कहा हमारे पास बजट नहीं है उसको कंडक्ट करवाने का। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। हमने इलेक्शन, ये मैं जेनेरिक उसकी स्टडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर चलते हैं। तो आर्टिकल 218
वन क्लॉज के तहत इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो परमानेंट इलेक्शन कमीशन है, जिसका पर्पस जो है वो पर्पस ऑफ इलेक्शन टू बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, सेनेट एंड नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली एंड फॉर इलेक्शन टू द सच अदर पब्लिक ऑफिस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द लॉ के मुताबिक है। हाँ, जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही कंडक्ट करवाती है। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 213 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के क्लॉज 2A एंड 2B को देखें तो उसके मुताबिक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज बाउंडिंग टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट इलेक्शन ऑफ नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, द सेनेट एंड द लोकल बॉडीज ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली एंड अकॉर्डिंग विद द लॉ। इसके मुताबिक अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होता कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। उसके उधर मेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जो है वो 4 कमिश्नर हैं। उसके बाद उनके नीचे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ फेडरेशन है एंड प्रोविंशियल एज वेल। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन को 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और इनकी अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असेंबली वो आपस में बैठ के इलेक्शन कमिश्नर को जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती करते हैं फॉर 5 ईयर्स। और जो वैसे बनी हुई है एक अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कि जो भी इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो कोई ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड जज एंड टेक्नोक्रेट हो सकता है। अगर हम पाकिस्तान के इलेक्शन हिस्ट्री को देखें तो करंटली 2018 तक 12 इलेक्शंस हुए हैं। फर्स्ट 15 ईयर्स कोई इलेक्शन नहीं हुए क्योंकि पाकिस्तान का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही 9 साल के बाद बना। उसके बाद पाकिस्तान की जो जब 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बना आफ्टर 2 इयर्स वो अबॉलिश हो गया, तो उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सके। तो 1962 में पहला इलेक्शन हुआ। उसके बाद 1965, 60, 1970, 1977, 1985, 1988, 1990, 1993, 1997, 2002, 2008, 2013 एंड 2018 और अब पाकिस्तान का 13 नंबर इलेक्शंस जो हैं वो स्टार्ट होंगे। अच्छा, अब हम अगर इलेक्शंस रिफॉर्म्स बिफोर 2018 लें तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने एक पीसीईआर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं बनाई, जिसके अंदर 32 मेंबर्स थे और उन 34 मेंबर्स थे और 34 मेंबर्स को चेयर कर रहे थे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर इसहाक डार, जो पार्लियामेंट्री कमेटी को चेयर कर रहे थे। और इनके मुताबिक क्या हुआ कि 2 इंटर्म रिपोर्ट्स दी गई 2016 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर और फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन बिल 2017 और ये दी गई। और इसके मुताबिक क्या किया गया, इसके मुताबिक जो पाकिस्तान का जो हम पहले बात कर चुके हैं ईवीएम एंड आई वोटिंग के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया गया। अब हम कंप्लीटली डिस्कस करते हैं कि 2017 में इलेक्शन एक्ट जो है EA 2017 उसमें था क्या, उसके अंदर चेंजेस क्या लाए गए। तो उसके अंदर मेजर जो चेंजेस हैं वो 8 टोटल इलेक्शंस के अंदर लॉज के अंदर चेंजेस किए गए। सबसे पहले तो ये प्रपोज्ड है, हम जो ये बात कर रहे हैं ये प्रपोज्ड इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो प्रपोज्ड क्या किया गया, सबसे पहले तो बिल ने प्रपोज किया कि जो CNIC है कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो नादरा की तरफ से है वो ऑटोमेटिकली जो है वो वोटर्स लिस्ट के अंदर उनका नाम आ जाएगा। पहले वोटर लिस्ट में नाम डलवाना पड़ता था, वो आ जाएगा। उसके बाद EVM एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आई वोटिंग ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए उसके ऊपर डिबेट की गई। उसके बाद जो है वो एक्सपेंसेस को लिमिट किया गया 1.5 मिलियन जो है रुपीज़ जो है वो रखे गए सेनेट के लिए, सेनेट के इलेक्शंस हेल्ड करवाने के लिए। 4 मिलियन जो है वो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस एंड 2 मिलियन जो है वो ईच प्रोविंशियल असेंबली के लिए जो बजट सेट किया गया। उसके बाद जो है वीमेन के लिए जो है वो कोटा दिया गया 5%। हर जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो वीमेन को 5% जो है वो टिकट्स देने की पाबंद होगी। उसके बाद सेंसिस मतलब 2017 में सेंसिस करवाया गया। तो तब भी ये बात हुई थी कि करंटली
जो सेंसस करवाया जाएगा और उसके ऊपर जो है वो वोटिंग लिस्ट्स बनाई जाएंगी। उसके बाद क्या है, ईसीपी गॉट पावर टू सेट अप ट्रांसपेरेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर स्विफ्ट काउंटिंग कंपाइलिंग एंड डिसमिनेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट के लिए 2018 के इलेक्शन से पहले जो है वो एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करवाया गया था। उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो इनके ये था कि जैसे ही बैलेटिंग हो जाएगी, जैसे ही इलेक्शंस की जितने भी हर हलके में या जितने भी इलेक्शंस के बनाए जाते थे, बूथ बनाए जाते थे, हर बूथ में जब ये काउंटिंग हो जाएगी तो काउंटिंग के फौरन बाद जो है फ़ौरन बाद जैसे ही बैलेटिंग होगी, बैलेटिंग मीन कि जैसे ही किसी जो भी बूथ है उसके अंदर जैसे ही फाइनल काउंटिंग हो जाएगी, उस काउंटिंग के बाद उनको वो जो लिस्ट बनाई जाएगी, उस लिस्ट के अंदर उस बूथ के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जितनी वोटिंग होगी, उन वोटिंग को एक सॉफ्टवेयर के तहत फ़ौरन अपलोड किया जाएगा और अपलोडिंग के पहले अपलोड किया जाएगा, उसके बाद जो डाटा है वो बाद में वापस किया जाएगा। ये एक तरीकाकार जो है वो रिज़ल्ट आरएमएस के ज़रिए रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म 2018 के बाद जब पीटीआई की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या प्रपोज्ड की चीज़ें। उनके प्रपोज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि सेनेट के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो ओपन बैलेटिंग के तहत हों, क्योंकि इससे पहले जितने भी सेनेट के अंदर अपर हाउस के अंदर इलेक्शंस होते हैं वो ओपन बैलेटिंग के थ्रू नहीं होते। तो ओपन बैलेटिंग होगी। उसके बाद इलेक्शंस जो ईसीपी है उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी, मतलब उनको बजट दिया जाएगा, उनको बजट के लिए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ मीन जितनी जिसे हम हल्का बंदी कहते हैं, जो हल्का बंदी होगी वो हल्का बंदी रजिस्टर्ड वोटर की बेस के ऊपर होगी इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन। इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है एक हल्के की, क्योंकि जितने भी नेशनल असेंबलीज़ की सीट्स हैं वो ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन दी जाती हैं। तो इसी बेस के ऊपर देखें तो नेशनल असेंबली के अंदर पंजाब की सीट सबसे ज़्यादा है और बलूचिस्तान की सीट सबसे कम है। तो अब इनके अंदर क्या चेंज किया गया, इनके अंदर चेंज किया कि रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं, जिसका रजिस्टर्ड वोटर ज़्यादा हैं वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाएगी, जिसके वोटर्स कम हैं उसको छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाएगी। और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर इसकी डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर अपील की गई। अच्छा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के आईडी कार्ड वो वही बात की गई जो पीएमएलएन के टाइप पे बात की गई। जो भी वोटर जो है 18 ईयर्स के बाद नादरा में रजिस्टर्ड हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली वोटिंग की लिस्ट में आ जाएगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो है ईसीपी का वोटिंग राइट देने का। ये वैसे पीटीआई के टाइम में बड़ा इस चीज़ के ऊपर डिबेट रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो भी वोट दे सकते हैं। ईवीएम के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर जो है वो बहुत डिबेट की गई, इवन पायलटिंग स्टडी भी उसके ऊपर की गई। उसके बाद 20% वीमेन जो है वो उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ में पीएमएलएन के टाइम में 5% किया गया, पीटीआई के टाइम में जो है वो उसको 20% किया गया। उसके बाद एनुअल कन्वेंशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़िम्मे लगाई गई। अब हम देखते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर स्टांस क्या रहा है। तो स्टांस उनका वही रहा जो हम अभी प्रीवियसली डिस्कस कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को राइट दिया जाए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टांस पीटीआई का यही रहा है। दो मेजर इंपॉर्टेंट स्टांस रहे हैं, वन ईवीएम एंड आई वोटिंग, सेकंड इज़ ओपन बैलेटिंग, ओपन इलेक्शंस इन सेनेट, ओपन बैलेटिंग इन सेनेट इलेक्शंस जो है वो इनके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट डिबेट जो है वो इनकी रही है। और थर्ड इम्पोर्टेंट डिबेट जो है स्टांस पीटीआई गवर्नमेंट का वीमेन कोटा को इंक्रीज़ करने का रहा है। बट अब हम देखते हैं कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टांस क्या रहा है। तो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ का इसके ऊपर जो स्टांस रहा है वो भी कोई इलॉजिकल स्टांस नहीं था।
उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ईवीएम एंड आई वोटिंग की बात चलती है, तो ईवीएम के ऊपर उनका सबसे मेजर स्टांस ये है कि पाकिस्तान का जो करंट सिस्टम है वो ईवीएम के लिए प्रॉपर नहीं है। अब ईवीएम के लिए वो प्रॉपर क्यों नहीं है, तो इसका एक स्टांस सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ईवीएम जो है उसके लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, अब उसके लिए आपको प्रॉपरली इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए, आपको उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देने की। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको उसकी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए या प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लायंस या इलेक्ट्रिसिटी जो मैनेजमेंट है वो चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी इन केस ऑफ पावर फॉल्ट तो वो आपकी वोटिंग नहीं हो सकेगी, तो वो साफ ज़ाहिर है कि वो फिर एक इशू बना रहेगा। उसके अलावा आप देखें कि लोगों को अलग ईवीएम की प्रॉपर अवेयरनेस पहले देने की ज़रूरत है। ईवीएम को स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर पायलट स्टडी की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आप देखें तो ईवीएम के लिए हमारा जो करंट सिस्टम इंटरनेट सिस्टम है वो भी नहीं है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ को छोड़ के अगर इर्द गिर्द के इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है। तो जब फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होगी तो वो अपडेट जो रिज़ल्ट्स हैं वो नहीं हो सकेंगे और उनमें फर्दर रिगिंग जो है वो हो सकेगी। तो ये मेजर मेजर मैं आपको चीज़ें बताई हैं। तो अब हम देखते हैं कि अपोजिशन पार्टीज़ लाइक पीएमएलएन एंड पीपीपी एज वेल इनका क्या स्टांस रहा है। उन्होंने ईवीएम को जो है ईवल एंड विशियस मशीन का नाम दिया गया और दोनों ने इसको रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने की मेजर रीजंस वही थी जो मैंने आपको बता दी कि बोथ पॉलिटिकल पार्टी रेज ऑब्जेक्शन ऑन द राइट ऑफ वोट टू ओवरसीज पाकिस्तानीज। उन्होंने कहा आई वोटिंग हो सकती है, इसके ऊपर फर्दर सजेशन भी दी गई। एक कहा गया कि ईवीएम के थ्रू आई वोटिंग हो सकती है, इंटरनेट वोटिंग, और इसके अलावा जो है वो पोस्टल वोटिंग भी हो सकती है। पोस्टल वोटिंग एक कॉमन सा सब्जेक्ट है पोस्टल वोटिंग का। वो ये है कि जितने भी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो इलेक्शंस ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं, ये इलेक्शंस के दिन वोट नहीं कर सकते क्योंकि ड्यूटीज़ पे होते हैं। तो इनको एक राइट दिया जाता है कि ये इलेक्शन से 15 डेज़ बिफोर जो है वो पोस्टल वोटिंग कर सकते हैं, पोस्टल वोटिंग कर सकते हैं। तो इनके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये दिया गया। तो अब हम देखते हैं कि दूसरा इनको कंसर्न था कि पॉपुलेशन की बेस के ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो डेवलप की जाएं। तो अगर हम ईसीपी का कंसर्न देखते हैं ओवर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो उनका कंसर्न है कि प्रॉपर लेजिस्लेशंस होनी चाहिए जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्वॉल्व हों ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट के लिए। उसके बाद ईसीपी के लिए क्या क्या चीज़ें थी, ईसीपी के लिए ईवीएम इज़ कैपेबल ऑफ क्या वेदर ईवीएम बी कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसके बाद वेदर एंड लोड शेडिंग का इशू था। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी सीक्रेसी एंड एक्यूरेसी को इंश्योर करवाने का इशू है। उसके बाद इसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई। उसके बाद ईसीपी स्ट्रांगली अपोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन रजिस्टर्ड वोट। आर्टिकल 51 क्लॉज 5 के तहत उन्होंने कहा कि जनाब ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि ये पॉपुलेशन की बेस के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद ईसीपी जो है वो जो इलेक्शन एक्ट 2017 है वो उसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नादरा को देती है कि नादरा जो है वो कंप्लीट लिस्टिंग जो है वो करके हमें दे। बट वो ये कहते हैं कि नादरा को इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया जाए। इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने की मैं आपको छोटी सी एग्जांपल ये देता हूँ कि जितने भी सेंसिस होते हैं, मरदमशुमारी होती है, ये इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली नहीं करवाता। ठीक है, अगर आपको इलेक्शन कमीशंस को कंप्लीट अथॉरिटी एंड अटॉनमी देनी है तो वो सारे का सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर ही होना चाहिए और डायरेक्ट लिस्टिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को के पास ही जाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेज दैट अंडर आर्टिकल 219 रजिस्टर्ड वोटर इज द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ ईसीपी एंड प्रपोज्ड अमेंडमेंट अंडर विच द इलेक्टोरल रोल विल बी द सेम एज रजिस्ट्रेशन आइडेंटिफाइड।
तो वो नादरा के साथ हैं कि जो भी नादरा के अंदर रजिस्टर्ड होंगे वो इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। बट इसको करेक्ट करने की लिस्टिंग जो है वो नादरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा, जो अभी तक उसको नादरा को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया गया। उसके बाद नादरा कंसर्न एंड ओवरसीज वोटिंग 4 ऑप्शंस दिए गए इसके ऊपर। आई वोटिंग किया गया, पोस्टल बैलेटिंग किया गया, ऑनलाइन वोटिंग एट पाकिस्तान मिशन अब्रॉड एंड पोस्टल ई वोटिंग है। ये 4 ऑप्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए गए। उसके बाद द रिजर्व सीट एंड सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज फॉर ओवरसीज पाकिस्तान वाज आल्सो प्रपोज्ड कि वो किन किन सीटों के ऊपर जो है वो प्रॉपर वोटिंग कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 है। द PMLN लेड कोalition गवर्नमेंट आफ्टर कमिंग अप्रैल 2022 के बाद जब ख़त्म हुई तो 2 अमेंडमेंट्स जो है वो PMLN की कोalition की गवर्नमेंट ने की। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या था? उसके अंदर था टू रिवाइव इलेक्शन एक्ट 2017, जिसके ऊपर हमने पहले सारी डिबेट कर चुके हैं, एंड रिमूविंग द यूज़ ऑफ EVM एंड इफेक्टली बैरिंग ओवरसीज़ पाकिस्तान फ्रॉम आई वोटिंग इन नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। उन्होंने कहा इन जनरल इलेक्शन में हम प्रिपेयर नहीं हैं आई वोटिंग के लिए, तो उनको नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में वोटिंग की सहूलत दी जाएगी। Minister of Law Azam Nazir Tarar Saab for ruling PMLN said the use of EVM without pilot project was a great risk as it required public awareness to use them, additional finance and training of thousands of election staff, steady internet connection and electricity supply in several parts of Pakistan. Ab to now we are going to discuss about the future of democracy in Pakistan according to Election Commission of Pakistan and electoral reforms. तो हम देखते हैं कि आउट ऑफ 12 elections so far except the elections of 1970 no election has been reorganized as free and fair election. There has been allegation of rigging, absence of free and fair election process not only weaken the confidence of public but also undermine political institution and democratic culture. Pakistan was classified as the hybrid regime as placed at 1/4 spot among 167 states under the Economist Democracy Index for 2021। अच्छा, अब अगर हम फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी को देखें तो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस विच प्रोवाइड द सिटीजन्स अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव विदाउट फेयर। उसके बाद इनफैक्ट ट्रांसफ़र ऑफ पावर थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वुड फैसिलिटेट डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन। द ECP, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ECP की है। द ECP शुड बी स्ट्रेंथनड टू strengthen to extent that it can implement its decision regarding conducting regulating free and fair election। अब फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए रिकमेंडेशंस क्या क्या पॉसिबल रिकमेंडेशन क्या क्या हो सकती हैं? कीपिंग इन व्यू द फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, government should come forward to build political consensus over a package of amendment to ensure credibility of electoral reforms। तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए। उसके बाद प्रोविंशियल असेंबलीज़ को भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो कॉन्फिडेंस में लें। उसके बाद इलेक्शन ECP को फ्री एंड फेयर रखें, उसको ECP को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। उसके बाद पार्लियामेंट्री लेवल के ऊपर जो है जितने भी इश्यूज़ हैं वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हों, ना कि स्ट्रीट्स या मीडिया के ऊपर उनको डिस्कस किया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट के फ्लोर्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फ्लोर है किसी भी डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशंस की है वो पार्लियामेंट का फ्लोर ही है, जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में यूज़ नहीं होता। उसके बाद सेनेट की प्रॉपर सेपरेट एंड प्रॉपर लेजिस्लेशन में बी कैरिड आउट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ EVM एंड आई वोटिंग ऑफ पाकिस्तान। That is the major recommendation of electoral reforms. That is electoral reforms of 2017
टुडे हमने डिस्कस क्या किया इन टॉपिक्स के अंदर। सबसे पहले हमने इसको इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखा, हिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस को देखा, उसके बाद हमने डिबेट्स देखी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, उसके बाद बिफोर 2018 हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म देखी जिसमें हमने EA एक्ट 2017 को देखा, उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म 2018 को देखा, फिर हमने देखा कि अपोजिशन पार्टीज़ PTI का जो करंट गवर्नमेंट थी उस टाइम उनका क्या स्टांस था, उसके बाद अपोजिशन पार्टीज़ का क्या स्टांस था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या स्टांस था। उसके बाद हमने देखा कि 2022 के बाद, अप्रैल 2022 के बाद जब गवर्नमेंट आई, PMLN लेड कोalition गवर्नमेंट जो आई, उसने उनके अंदर क्या रिफॉर्म्स लाई गई। उसके बाद हमने फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस किया और फिर हमने उसकी पॉसिबल रिकमेंडेशन देखी जिसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। अगर इनके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स के अंदर आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।